ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नमामि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। तो उस क्रम में पूर्व पक्ष ने पहले कहा था जैसे कि ये जो सुक्ति में प्रतिभाषित होने वाला रजत जो है साक्षी में आध्यस्त है। वो कहाँ है? साक्षी में आध्यस्त है। इसलिए कैसे वो केवल साक्षी वेद्य सुखादिवत अनन्य वेद्य च उच्यते। ये कहाँ था? साक्षी में अध्यस्त है। कौन? रजत। रजत आदि साक्षी में अध्यस्त होने से वो क्या है? सुखादि के समान अनन्य वेद्य है। वो कैसा है? वो सुखादि के समान अनन्य वेद्य है। केवल साक्षी वेद्य का। क्यों? क्योंकि वो साक्षी में ही अध्यस्त है। ये इस प्रकार से पूर्व पक्षी ये सिद्धांति ने कहा था। इस पर अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। देखिए, ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अहम रजतम इति प्रत्यय स्यात् अहम सुखीतिवत् इति चेत। अब वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने कहा कि रजत कहाँ अध्यस्त है? साक्षी में अध्यस्त है। तो साक्षी में अध्यस्त है तो उसकी अहम रजत इस प्रकार का प्रत्यय स्यात् अहम रजतम ऐसा प्रत्यय हो जाए। प्रत्यय अहम सुखीतिवत् मैं सुखी हूँ इस प्रकार से। अब लगाए अर्थ। जैसे सुखादि जो है क्या है? साक्षी चैतन्य में साक्षी में क्या है? अध्यस्त है। कहाँ अध्यक्ष है? साक्षी में अध्यक्ष है। इसलिए उनकी प्रतीति कैसी होती है? अहम सुखी, अहम सुखी इस प्रकार से प्रतीति हो रही। तो रजत भी क्या है? साक्षी में अध्यस्त है। अभी आपने बताया कैसे अध्यस्त है। ठीक है ना? इसको बाद में अंतिम वाली पंक्ति लगा देना और तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, सुन लेना एक बार। तो साक्षी में अध्यस्त है। जैसे सुखादि साक्षी में अध्यस्त होने से उनमें अहम सुखी दुखी इत्याकार प्रतीति के विषय होते। इस प्रकार से ऐसी प्रतीति होती इसकी। ठीक है ना? उसी प्रकार रजत भी क्या है? साक्षी में अध्यस्त है। तो उसकी भी क्या कैसी प्रतीति होनी चाहिए? अहम रजतम ये प्रतीति होनी चाहिए कि नहीं? साक्षी में जो अध्यस्त होता है वो किसी उसकी अहम सुखी वहाँ जैसी प्रतीति होती। उसी प्रकार रजत की भी अहम रजत ऐसी प्रतीति हो जाए। ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। इदम रजतम ऐसी प्रतीति क्यों होनी चाहिए? तो अहम रजत ऐसी प्रतीति हो जाए। ये शंका है उसकी। ठीक है। ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अहम रजतम इति प्रत्यय स्यात् अहम सुखीतिवत् मैं सुखी हूँ। पंक्ति लगे ना, मैं सुखी हूँ, क्योंकि सुख जो है साक्षी में अध्यस्त है इसलिए उसमें अहम सुखी ऐसी उसकी प्रतीति हो रही है। ठीक है, अहम आकार प्रतीति हो रही सुख की। ठीक है, वैसे इसकी भी हो जाए अहम रजतम ऐसी इति चेत न उच्यते। ठीक है ना? अब उत्तर दे रहे ग्रंथकार, ऐसा नहीं कह सकते। कहे क्यों? कहे उच्यते के द्वारा उत्तर दे रहे। नहीं सुखादीनाम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखीति ज्ञानम सुखादीनाम घटादिवस्तुद्ध चैतन्य अध्यासात्। देखिए, ठीक, सुखादीनाम नहीं सुखादीनाम सुखादीनाम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी इति ज्ञानम न अहम सुखी इति ज्ञानम न। ये लगाइए ऐसा। देखो कह रहा है कि सुखादि जो है वो सुखादि में सुखादि का अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व उसमें है। इसीलिए अहम सुखी ऐसा उनका ज्ञान नहीं होता है। सुखादियों का अहम सुखी ये जो ज्ञान है ऐसा लगाइए। सुखादि नाम अहम सुखी इति ज्ञानम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम न। इस प्रकार से अन्वय सुखादियों में जो अहम सुखी ये जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का नियामक अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व ये उसका नियामक नहीं है। ठीक है ना? सुखादियों की अहम सुखी इत्याकार जो प्रतीति हो रहे प्रतीति के विषय हो रहे हैं उसका नियामक जो है
अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व उसमें है, इसलिए उनकी ऐसी प्रतीति हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते, ये नियामक नहीं है। ठीक है ना? तो उसके मन में उसने ऐसी धारणा बैठाई थी कि अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व जिसमें है, सुखादि में है, इसलिए उनकी क्या होती है, अहम की ऐसी प्रतीति थी। उसी प्रकार और रजत भी क्या है, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का कार्य है, उसमें अविद्या कार्य तो है। ठीक है, अविद्या का जो कार्य होता है, अंतकरण चैतन्य निष्ठ अविद्या का कार्य होता है, साक्षी में आदेश होता है, वो तो बात है। ठीक है, तो साक्षी में दोनों भी आदेश है। तो जैसे अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या कार्य तो सुखादि में होने से उसके भाव अंतर ये था उसके, इसलिए उसमें अहम सुख की प्रति। उसी प्रकार ये रजत भी क्या है, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या का कार्य तो है इसमें, इसलिए इसकी भी ऐसी प्रतीति हो जाए अहम रजतम। जैसी सुखादि की अहम सुखी ऐसी प्रतीति हो रही, इसका कारण क्या, उसमें मन में बैठा था नियामक, क्या माना था उसने, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या का कार्य तो होने से सुखादि की अहम सुखी इस प्रकार से प्रतीति हो रही, ये उसने नियम बिठाया था। तो पूर्व सिद्धांत कह रहा है, जो तुम नियामक बता रहे सुखादि में अहम सुखी ये जो प्रतीति है, उसका जो नियामक बता रहे अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व जो नियम बता रहे वो नियम है ही नहीं के। क्यों? तो उसको कह रहे, ये लग गई पंक्ति, देखिए, अंतकरण सुखादि नाम अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी ज्ञान न, अहम सुखी ये जो ज्ञान प्रतीति हो रही है ये इस नियामक से नहीं हो रही है, ये नियामक नहीं, अहम सुखी ये जो प्रतीति हो रही है इसके प्रति ये नियामक नहीं। कौन सा? अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व, ये प्रयोजक नहीं है। ठीक है ना, अहम सुखी, हाँ ठीक, बस बात समझ में ना, अहम सुखी प्रति कारण नहीं है। ठीक है ना? क्यों? सुखादि में भी विचार दिखाएंगे आगे। ठीक है ना? क्यों कह रहा है? क्योंकि सुखादि नाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य व अध्यास, सुखादि जो है, सुख दुख जो है वो जो है वो कहाँ आदेश कहे, हमारे सिद्धांत में शुद्ध चैतन्य में वो आदेश कहे। सुखादि कहाँ? शुद्ध चैतन्य में उत्पन्न हो जाए, शुद्ध चैतन्य ही उसका क्या है अधिष्ठान, वो विशिष्ट चैतन्य में आदिष्ट नहीं है वो सुखादि। सुखादि जो है आपके विशिष्ट जो चैतन्य, जैसे रजत जो है कहाँ है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में विशिष्ट चैतन्य में आदिष्ट है वो, ऐसे सुखादि जो है वो विशिष्ट चैतन्य में आदेश नहीं है, शुद्ध चैतन्य में ही उनका अध्यास होता है, शुद्ध चैतन्य में वो क्या है, अध्यास है। तो अब बताओ, अंतकरण अवच्छिन्न अविद्या कार्यत्व तो उसमें रहा नहीं, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है, अविद्या का ही कार्य हो। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या है? शुद्ध अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है वो उसका वो तो कार्य नहीं, तो क्या अविद्या का ही वो कार्य है साक्षात। क्या किसका कार्य है? सुखादि अविद्या का, अंतकरण चैतन्य निष्ठ अविद्या का कार्य नहीं हो। लेकिन ये जो अविद्या रहती है ये कहाँ रहती है? चैतन्य चैतन्य ये भी रहती है। हाँ ठीक है ना? तो ये अविद्या है, उस अविद्या में अविद्या का कार्य है, तो अविद्या का जो कार्य, अविद्या चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है उस अविद्या अंतकरण चैतन्य निष्ठ नहीं, शुद्ध चैतन्य निष्ठ, शुद्ध चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या है उस अविद्या का कार्य है वो, तो इसलिए वो कहाँ रहेगा? शुद्ध चैतन्य में रहेगा, शुद्ध चैतन्य में रहेगा। तो अंतकरण अवच्छिन्न क्या है? अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्य तो नहीं है उसमें। ठीक है ना? अविद्या कार्य तो अविद्या का ही कार्य है, सुखादि शुद्ध चैतन्य निष्ठा और जो अविद्या है उसका ही कार्य, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या का कार्य नहीं है सुखादि, नहीं होने से नहीं है, तो वो प्रयोजक नहीं रहा, फिर भी उसकी क्या हो रही है? अहम सुख की प्रतीति हो रही कि नहीं? सुख की, सुख में आपने जो प्रयोजक नियामक बताया वो नियामक तो यहाँ घट नहीं रहा है। ठीक है ना? सुख में ये यही पर इसका विचार हो रहा है, इसलिए उसको आप क्या नियामक नहीं मान सकते। अहम सुखी, सुखादि की जो अहम सुखी ये प्रतीति हो रही है इसका नियामक तुम अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व इसको नहीं मान सकते, क्योंकि सुखादि में अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व नहीं है, और वहाँ क्या हो रहा है? अहम सुखी ये प्रतीति हो रही है, क्योंकि सुखादि चैतन्य में ही आद्यस्त है। ठीक, लग गई पंक्ति? बात लग गई ना? ठीक है। देखिए
घटादिवत शुद्ध चैतन्य, हाँ सुखादीनाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य अध्यासात्। तो कहाँ फिर ठीक है, आप तो बताइए फिर नियामक कौन है? ठीक है ना, रजत की इदम आकार से प्रतीति होती है, सुख की अहम आकार रूप से प्रतीति होती है, इसका नियामक क्या है आप तो बताइए। तो ठीक है, तो वो नियामक बताइए, किंतु ये नियामक नहीं, तो क्या है फिर? यस्य यदाकार अनुभवायित संस्कार सहित अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम इत्येव अनुगतम नियामकम। अब क्या नियामक है, वो सामान्य अर्थ समझिए। जिस पदार्थ जिस पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का तत्तदाकार रूप से जो प्रतीति हो रही है उसका नियामक संस्कार ही है। समझ आए पंक्ति? सामान्य रूप से मैं ऊपर से अर्थ बता रहा हूँ। जिस किसी भी पदार्थ का उस आकार से उसकी प्रतीति हो रही है उसका नियामक संस्कार ही है, और वो संस्कार जिस आकार का होगा उस आकार से उस आकार से उसकी प्रतीति हो जाएगी, वो अर्थ होगी। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए अविद्या सभी कार्य को उत्पन्न करती है, तो एक बताया था अविद्या में, अविद्या स्वतंत्र रूप से नहीं करती, तो अविद्या का सहकारी बताया था किसको? उद्बुद्ध संस्कार। संस्कार भी क्या होता है? कारण होता है ना? संस्कार सहिकृत अविद्या ही कार्य को पैदा करती है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो संस्कार है वही नियामक बनता है। संस्कार सहकृत जो अविद्या का कार्य जो है वही नियामक बनेगा। हाँ, वही नियामक होता है, कार्य तो ही नियामक, उसी चीज को बता रहे हैं आप। देखिए, यस्य यदाकार अनुभवाहित संस्कार सहित अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव। जिस पदार्थ का जिस आकार से पहले अनुभव पूर्व जन्म में हमें अनुभव हुआ है, ठीक है ना, पूर्व सृष्टि में हमें जैसे अनुभव हुआ है, जैसे हमने अनुभव किया है पूर्व, यस्य पदार्थस्य जिस पदार्थ का यदाकार अनुभव हुआ है, किसी का अहमाकार अनुभव हुआ है, किसी का इदमाकार से अनुभव हुआ है, ठीक है। तो अनुभव, उस अनुभवाहित माने अनुभव से जनित, अनुभव से उत्पन्न, आहित माने उत्पन्न जो संस्कार है, वो संस्कार भी कैसे होगी? अहमाकार रूप से अनुभव होगा तो संस्कार भी अहमाकार रूप से होगा, इदमाकार रूप से अनुभव तो संस्कार भी अहमाकार इदमाकार हो जाएगी, ठीक है। तो यस्य यदाकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत अविद्या का वो कार्य है, अविद्या का कार्यत्व है। जिस पदार्थ में जिस पदार्थ का जिस आकार से अनुभव होगा है उस अनुभव से उत्पन्न संस्कार, उस संस्कार सहित अविद्या कार्यत्व जिसमें है उसमें तत्तदाकार अनुभव विषयत्व है, माने तत्तदाकार अनुभव का वो विषय है, माने उसमें तत्तदाकार, उसका तत्तदाकार रूप से अनुभव होता है। अब स्वयं ग्रंथकार बताएंगे दृष्टांत से, ठीक है ना? बात समझ में लग गया, नियम लग गया है। यस्य यदाकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम। लगाइए, यश लीजिए, पटस्य, पट का पूर्व सृष्टि में हमें यदाकार अनुभव किस आकार से अनुभव हुआ था? अयम पट, माने इदमाकार अनुभव हुआ था ना, इदमाकार अनुभव हुआ था, उससे सहकृत इदमाकार अनुभव आहित संस्कार वैसे हो गए, अयम घट इत्याकार संस्कार, तत्संस्कार सहित अविद्या पट को उत्पन्न करके, संस्कार सहित अविद्या का कार्य कौन होगा? पट, ठीक है ना। तो यस्य यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहित अविद्या कार्यत्व घट में है कि नहीं? घट में है, तो तस्य वो पदार्थ का तदाकार, माने यदाकार अनुभव हुआ, यदाकार अनुभव, यदाकार संस्कार हो गए थे, संस्कार हुए, तदाकार संस्कार सहित अविद्या का वो कार्य होने से उसका तदाकार रूप से ही अनुभव होगा। तदाकार रूप में अयम घट इस रूप से ही, इत्याकार रूप से ही अनुभव होगा उसका। क्या होगा? हाँ, वही बताइए। तदाकार उसमें उस घट का तदाकार अनुभव, उस घट में तदाकार अनुभव विषय हो रहा है, माने उस घट का तदाकार रूप से ही अनुभव होता है, माने अयम घट, ठीक है। अयम घट इत्याकार अनुभव विशेष तो किस में जाएगा? घट में जाएगा। लग गया, अर्थ लग गया ना, ठीक है। अब उसको तथा च द्वारा ग्रंथकार उसी चीज को स्पष्ट कर रहे हैं। तथा च इदमाकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् घटादेः इदमाकार अनुभव विषयत्वम, ठीक है ना। तथा च इदमाकार अनुभवाहित संस्कार सहित अविद्या का कार्य कौन? घटादि। घटादि कैसे? रजत की बात आगे आएगी, उसको पहले ये समझे पहले, ठीक है ना। घट है, पट है, मठ है, जितने भी इदम इदम रूप से पुस्तक है, ठीक है ना, ये जितने भी है घटादि, घटादि से लेना,
हाँ आयम घटा का प्रयोग होता है कि इदम घटा? तो आयम आ रही इदम आकार से आयम इदम शब्द का तो रूप है ये। आयम कहाँ है? आयम शब्द आयम जो है इदम का प्रथमा का ही क्वेश्चन है, इदम शब्द का ही प्रथमा का ही है। ठीक है, बात समझ में? समझ में बात? तो इदम रजतम यदि पुल्लिंग होगा तो आयम रजतम, तो इदमाकार अनुभव विषयता ही है ना इसमें। तो बात समझ में आई ना? तो उसको तथाच के द्वारा तथाच इदमाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत, इदमाकार अनुभव संस्कार आहित संस्कार सहित अविद्या का सहकृत अविद्या के कार्य है कौन? घटपटादि। घटपटादि होने से उसमें इदमाकार अनुभव आहित संस्कार सहित यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहित कार्य तो है कि नहीं उसमें? इदमाकार अनुभव आहित संस्कार सहित का अविद्या कार्य तो है उसमें। तो इसलिए क्या है घटादि में इदमाकार अनुभव विषय तो है, इसलिए क्या है घटादि में इदमाकार अनुभव विषय है। बात समझे ना? ये शुद्ध इदमाकार जो प्रतीति हो रही है ये अंतःकरण क्षीण चैतन्य में जो इदम रजतम ये जो प्रतीति ज्ञान हो रहा है तुमको ये संस्कार बना हुआ है चैतन्य में। हाँ चैतन्य ही तो ज्ञान है। ठीक। अरे जीवात्मा को हो रहा है, प्रमाता को ज्ञान हो रहा है, प्रमाता को हो रहा है। ठीक है ना? बात समझ में? तो इदमाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य घटादि है, इसलिए उनकी प्रतीति कैसे है? इदमाकार अनुभव विषय। ठीक है ना? पहले एक पंक्ति आई थी, देखिए यही अनुगत नियामक है, अनुगत सभी में ये नियामक ही लगाने हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहे आगे। ठीक है, बात समझे नहीं? लग गया नहीं इतना? हाँ चले आगे। हाँ बात समझिए। ठीक है, आगे क्या है? हाँ अहमाकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् अंतकरणादे अहम अनुभव विषयत्वम। ठीक है ना? जो अंतकरणादि का है वो कैसा है? कह रहे अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य है कौन? अंतकरण है, सुख है, दुख है। ठीक है ना? क्या है? अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या के कार्य है। पूर्व में ऐसे अनुभव हुआ था, उसके संस्कार ताज संस्कार सहकृत या अविद्या उसको बनाती है, तो उसमें क्या है? अहमाकार अनुभव विषय तो होता है। ठीक, बात समझ में? अहमाकार अहम चंचल, हाँ मैं चंचल हूँ, ये अनुभव होता है क्या नहीं? तो अंतकरण ही है, चंचल कौन? अंतकरण है। तो अंतकरण का अहमाकार अनुभव विषयता है कि नहीं उसमें? अहमाकार रूप से अनुभव हुआ था उसका, और अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहित अविद्या का वो कार्य होने से, उसमें कार्यत्व रहने से उसमें क्या है? अहमाकार अनुभव विषयत्व है। किसमें? अंतकरण आदि में। ठीक ठीक, माने अंतकरण अहमाकार अनुभव अहमाकार रूप से उसका अनुभव होता है। लग गई पंक्ति? चलो आगे, सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो वही बता रहे देखिए। हाँ अहमाकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् अंतकरणादे अहम अनुभव विषयत्वम। बात समझ में? अहम अनुभव विषयत्व माने अहमाकार अनुभव विषयत्व है, माने ये इनका अहम रूप से ही इसकी प्रतीति है, न कि इदम। ठीक, बात समझ में? आप कह रहे देखिए तथा च उभयविध अनुभव। अच्छा आगे जाते। हाँ शरीर इंद्रियादे उभयविध अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् उभयविध अनुभव विषयत्वम, ऐसा होना चाहिए ना? उभयविध अनुभव विषयत्वम, हमने थोड़ा सा गलत लिखा है उसमें। ठीक है ना? बात समझे? शरीर इंद्रियादे उभयविध अनुभव संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् उभयविध अनुभव विषयत्वम। ठीक है, उभयविध अनुभव विषयत्वम। देखिए शरीर इंद्रियादि जो है ये क्या है? उनका उभयविध अनुभव होता है, उनका दोनों प्रकार से अनुभव होता है। अहमाकार रूप से भी उसका अनुभव होता है, इदमाकार रूप से भी अनुभव होता है। कैसे होता है स्वयं बता रहे हैं, आगे बताएंगे स्वयं। ठीक है ना? आगे बताएंगे, वो स्पष्ट कर रहे हैं उभयविध अनुभव क्या है, वो स्वयं ग्रंथकार कहेंगे, इसलिए इसमें चिंता मत कीजिए। तो शरीर इंद्रिया आदि है उभयविध अनुभव, उनका उभय दोनों प्रकार से अनुभव होता है, अहमाकार रूप से भी और इदमाकार रूप से। शरीर इंद्रियादि उभयविध अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य है कि नहीं? तो अविद्या कार्य तो उसमें चला गया, इसलिए उभयविध अनुभव विषयत्व है ना? अहमाकार अनुभव विषयत्व और इदमाकार अनुभव विषयत्व दोनों भी उसमें चला जाए। ठीक है ना? बात समझ में? हाँ शरीर इंद्रियादि उभयविध अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या
कार्यत्वात् उभयविध अनुभव विषयत्वम। उसमें क्या हो गया? उभयविध अनुभव विषयत्व। हाँ ठीक है, देखिए तो देखिए उभयविध अनुभव विषयत्व क्या है? तथा जो उभयविध अनुभव दो प्रकार का, शरीर आदि में उभयविध अनुभव होता है। शरीर का इदमाकार रूप से भी अनुभव होता है और अहमाकार रूप से भी। इदम शरीरम क्या कहते हैं? इदम यह शरीरम। तो इदमाकार अनुभव विषय तो है कि नहीं इसमें? इदमाकार रूप से दोनों रूप से उसका इदमाकार रूप से अनुभव हो गया। एक तो बात समझ में आया आपको। और दूसरा क्या कह रहे हैं? अहम देह, अहम मनुष्य, ये मैं ही देव, क्या कहता है? मैं ही देव। तो अहमाकार रूप से प्रतीति हो रही है कि नहीं? ठीक है ना, अहमाकार रूप से। और अहम मनुष्य, अहम ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? ये शरीर को ही तो ब्राह्मण समझता है। ये मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ, मैं ही अमुक हूँ। तो शरीर का अहमाकार रूप से भी अनुभव हो रहा है कि नहीं? ठीक है। और इदमाकार रूप से भी अनुभव हो रहा है, ठीक है ना? उभयविध अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो शरीर आदि में उभयविध अनुभव आहित संस्कार सहित कृत अविद्या कार्यत्व है, इसलिए उसमें उभयविध अनुभव विषय चला गया। उभयविध अनुभव होता है इसका। बात समझ में है ना? ठीक। अहम मनुष्य, उसी प्रकार इंद्रिय, शरीर इंद्रिय आदि का ना, चक्षु इंद्रिय आपका, आप क्या कहते हैं? इदम चक्षु, इदम आकार रूप से भी अनुभव करें। और जब चक्षु में कोई दोष आता है तो क्या कहते हैं? अहम काना, मैं काना हूँ क्या? चक्षु ही काना, मैं काना हूँ। कौन काना? कौन होता है? चक्षु ही काना। तो अहम कान, अहम रूप से भी चक्षु की प्रतीति हो रही कि नहीं? ठीक है। उसी प्रकार इदम श्रोत्रम, यह श्रोत्र है। अहम बधिर, इदमाकार अनुभव भी हो रहा है चक्षु का और अहमाकार श्रोत्र का भी। इदम श्रोत्रम, इदमाकार रूप से भी अनुभव होता है और अहमाकार अनुभव विषय भी, अहमाकार रूप से भी उसका अनुभव, इसलिए उनमें उभयविध विषयत्व है। उभयविध अनुभव आहित संस्कार सहित कार्यत्व इन दोनों में है, इसलिए उनमें उभयविध अनुभव विषयत्व सिद्ध हो गया। ठीक, बात समझ में? हाँ क्या महाराज जी? नहीं आया समझ में? अब कल पता चलेगा कि कितना समझ में आया है, तब देखा जाएगा। प्रकृते च प्रातिभाषिक रजतस्य प्रमात्र चैतन्याभिन्नम अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या कार्यत्वेपि इदम रजतम सत्यस्थलीय इदमाकारानुभवाहित संस्कार जन्यत्वात् इदमाकार विषयता न तो अहम रजतम इत्याकार अनुभव विषयता इति अनुसंदेहम। अभी 25 मिनट भी नहीं हुए, चलो ठीक है ना? बात समझ में? प्रकृति से प्रकृत हमारा उदाहरण क्या है? क्या चल रहा था? इदम रजतम, इदम रजतम। उसने कहा था अहमाकार अनुभव विषयता उसमें हो जाए, अहम रूप से अहम रजतम ऐसा अनुभव हो जाए उसमें। तो कहे वो नियामक उसमें नहीं बैठता है। ये हमने जो नियामक बनाया है, इस नियामक के अनुसार से उसमें इदम रजत इस प्रकार से ही प्रतीत होगी। उस चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं। प्रकृति से प्रकृति प्रसंग में प्रकृति जो इदम रजतम ये दृष्टांत है, उसमें प्रातिभाषिक रजत से, जो प्रातिभाषिक रजत है वो क्या है? करे प्रमात्र चैतन्य अभिन्न इदम अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्वेपि। ये जो रजत है प्रमात्र अवच्छिन्न अथवा अंतकरण अवच्छिन्न, दोनों एक बात बोली, कोई दिक्कत नहीं। अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न इदम अवच्छिन्न चैतन्य, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न इदम अवच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं? बताया था कि नहीं? कैसा आवेद है उसका? हाँ, ये दोनों एक देश की तत्व है, इसलिए उपाधि होगा, इसलिए चैतन्य में आवेद करते हैं। तो प्रमात्र चैतन्य अभिनिदम अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का भले ही वो कार्य है, कार्य होने पर भी, ठीक है, कार्य तो उसमें होने पर भी इदम रजतम इति सत्यस्थलीय इदमाकार अनुभव। तो सत्य स्थल में हाटकस्थ रजत में, हाटकस्थ रजत जहाँ पर है वहाँ पर उस रजत का किस आकार से अनुभव? इदम रजतम। इस प्रकार से इदमाकार अनुभव होता है कि उसका? तो इदमाकार अनुभव आहित संस्कार जन्य है, जन्य तो उसमें होने से उसमें क्या है? इदमाकार अनुभव। ऐसे ही अनुभव होता है, उसके संस्कार ऐसे हो गया। तद अविद्या का वो कार्य होने से उसमें अविद्या कार्य तो हो गया, तो उसका इदमाकार अनुभव विषयता ही उसमें आएगी, न कि अहमाकार अनुभव विषयता उसमें रहेगी। ये तो सरल है, ठीक है ना? है ना? अविद्या कार्यत्वेपि, ठीक। रजतम इदम रजतम इति इदम रजतम इति इदमाकार अनुभव, यहाँ से अनुभव इदम रजतम इति सत्यस्थलीय। सत्य स्थल में जब हम रजत देखते हैं तो इसमें क्या होता है? इदम रजतम, इस प्रकार से इदमाकार अनुभव होता है क्या? तो उस पहले जैसे हमने पूर्व जन्म में पूर्व सृष्टि में अनुभव किया था, उसी प्रकार उसका इदमाकार से अनुभव हुआ था। तो इदमाकार अथवा यही पर भी
हमने हाटकस्थ रजत में किस प्रकार से अनुभव किया था? इदमाकार रूप से अनुभव किया था। तो इदमाकार अनुभव आहित संस्कार जो है, उस संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य वो सुक्ति में प्रतिभाषित होने वाला रजत है कि नहीं? तो इसलिए उसमें सुक्ति में प्रतिभाषित होने वाला रजत है कि नहीं? तो इसलिए उसमें भी क्या है? इदमाकार अनुभव विषयता है। इदमाकार रूप से उसकी प्रतीति होगी, न कि अहमाकार रूप से प्रतीति होगी। ठीक है कि ठीक है, बात समझ गए? इदमाकार विषयता न तो अहम रजतम इत्याकार अनुभव विषयता। अहम रजतम इत्याकारक अनुभव विशेषता उसमें नहीं होगी। इत्यानुसंधेय, इसका आपको विचार करना चाहिए, उस पर आप विचार कीजिए। ठीक है, लास्ट का प्रश्न। ठीक है, तो अब ये प्रश्न कर रहा है एक अंतिम प्रश्न। ठीक है, ननु एवं अपि मिथ्या रजतस्य साक्षात् साक्षी संबंधतया भान संभवे, साक्षात् साक्षी संबंधतया भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपा वृत्ते अभिपगमः किमर्थम इति चेत उच्यते। अब कह रहा है कि ननु एवमपि माने आपने ये सिद्ध किया कि रजत में इदमाकार अनुभव विषयता ये अहमकार अनुभव विषयता नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध करने पर भी एवमपि एक पद का अर्थ पूछूंगा, एवमपि क्या अर्थ क्या है, मैं सुन लेना है। ठीक है, एवमपि का एक पद का अर्थ मुझे चाहिए। ननु एवमपि मिथ्या रजतस्य, जो मिथ्या रजत है, सुक्ति वाला जो रजत है, सुक्ति में प्रतीति होने वाला जो मिथ्या रजत है, उस मिथ्या रजत का साक्षात साक्षी के साथ संबंध है कि नहीं? साक्षी क्या चैतन्य ज्ञान है, उसके साथ संबंध है। संबंध होने से, साक्षात साक्षी के साथ संबंध होने से संबंधतया भान संभव, संबंध होने से उसका भान हो जाएगा। अरे जो प्रकाश के, अब ये प्रकाश के सन्निधि में है, तो इसका प्रकाशन करने के लिए और कोई टार्च लाने की जरूरत है क्या? वो तो स्वयं प्रकाशित करेगा ना उसको, इसके साथ संबंध हुआ है उसका, जरूरी नहीं। तो ये रजत भी का भी साक्षात क्या है? साक्षी के साथ संबंध है, साक्षी में अध्यस्त है, तो साक्षी स्वयं प्रकाशित, तो उसका प्रकाशन साक्षी करेगा। कह रहे हैं ननु एवमपि मिथ्या रजतस्य साक्षात साक्षी, साक्षात साक्षी में अध्यस्त है, इसलिए साक्षात साक्षी का संबंधी होने से साक्षात संबंधतया भान संभव, उसका भान हो जाएगा। ठीक है ना, उसका प्रत्यक्ष संभव हो जाएगा। तो संभव होगा तो फिर आप रजत गोचर ज्ञानाभास रूप अविद्या वृत्ति आपने जो मानी, पहले मानी कि नहीं? अविद्या ही रजत ज्ञानाभास रूप में परिणत होती है। ये कहा था कि नहीं? अविद्या वृत्ति माने इदम रजतम इत्याकार ज्ञानात्मक कौन सी वृत्ति है? अविद्या की वृत्ति है। अविद्या वृत्ति क्या? अविद्या वृत्ति जो ज्ञानात्मक इदम रजतम, ये ज्ञानात्मक किसकी वृत्ति मानी थी? अविद्या। क्योंकि वहाँ कहा था जैसे बाह्य घटपटादि के प्रत्यक्ष के प्रति अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान की अपेक्षा होती है, अयम घट वृत्ति रूप ज्ञान होता है। बाह्य घट के प्रत्यक्ष अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान की अपेक्षा तो होती है, और ये रजत तो अंदर ही है साक्षी में, तो उसके लिए एक अज्ञानाभास रूपा ज्ञानाकार जो अविद्या वृत्ति मानी आपने, मानी कि नहीं? अविद्याकार वृत्ति ज्ञानाभास रूपा ज्ञान रूपा जो अविद्या वृत्ति मानी, इदम रजतम, ये क्या है? अविद्या का ही परिणाम, अविद्या की वृत्ति है। जैसे अंतकरण की अयम घट ये वृत्ति है, किसकी वृत्ति? ज्ञानाकार रूप। उसी प्रकार इदम रजतम ये वृत्ति ज्ञानात्मिका वृत्ति किसका परिणाम है? अविद्या की वृत्ति। आपने मानी कि नहीं? पहले वो माना कि नहीं? तो वो वृत्ति को मानने की क्या आवश्यकता है? अब साक्षी के साथ उसका साक्षात संबंध है, तो संबंध वो प्रकाशन करेगा। तो वृत्ति की क्या आवश्यकता है? वहाँ वृत्ति तो बाह्य पदार्थ के लिए अपेक्षा है ना वृत्ति की, तो वहाँ पर सुक्ति रजत के प्रकाशन के लिए वृत्ति का आपने क्यों स्वीकार किया? कोई शंका कर रहे, ठीक है ना? बात समझे? साक्षात साक्षी संबंधतया भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपा। ठीक है, रजत गोचर ज्ञानाभास, ज्ञान रूपा, ज्ञान नहीं हो, ज्ञानाभास है, मिथ्या ज्ञान है ना, ज्ञानाभास है। ज्ञानाभास रूपा अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति का अभिभगम किमर्थम, इसलिए किया आपने, कोई आवश्यकता नहीं। इति चेत उच्यते, ऐसे यदि प्रश्न करे हुए तो हम कह रहे क्या कह रहे हो तुम? कह रहे स्वगोचर उत्युपै चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वाभावस्य विषय अपरोक्षतया रजतस्य अपरोक्षत्व सिद्धये तदाभिपगमात्। तो कहे रजताकार अविद्या वृत्ति हमने किस लिए मानी है? क्योंकि रजत क्या है? इदम रजत, ये प्रत्यक्ष रजत है, उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व है, प्रत्यक्ष का विषय हो, प्रत्यक्ष विषय हो, विषय क्या है? वो प्रत्यक्ष है, उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व को सिद्ध करने के लिए हमने ये रजताकार अविद्या वृत्ति मानी है। प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन क्या बताया था हमने पहले?
प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है विषया पूरा बताएं। प्रमाद योग्य स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य प्रमात्र सत्ता छोड़ी वो मैं बोलता हूँ छोड़ी, ठीक है। स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव। हाँ क्या? शून्य, हाँ कह दीजिए, शून्य कह दीजिए। हाँ लास्ट में शून्य। प्रमात्र हाँ, सत्ता तो दोनों। शून्यत्व। हाँ ठीक है, प्रमात्र अच्छा सत्ता। ये शून्य कह रहे, चलिए कोई वो थोड़ा मुझे इसमें सुविधा इसमें थोड़ी होती है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ। तो स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभावत, जिस विषय में वही प्रत्यक्ष का विषय है, होता है जी। प्रमात्र सत्ताकत्वाभाव, ठीक है ना, वही प्रत्यक्ष विषयता है, उसी में प्रत्यक्ष विषयता रहती है जिसमें ये है। इसमें आप बाधित भी जोड़े थे ना। वो जोड़ी है वो संक्षेप में बता रहा हूँ, ठीक है ना, बात समझो, ठीक ना। उसी को कह रहे थे कि स्वगोचर वृत्ति उपहित चैतन्य आविल, मैंने प्रमात्र चैतन्य लगा, स्वगोचर, वहाँ इतना स्वाकार वृत्ति उपहित कहा था, या स्वगोचर कह रहे, बस स्व विषय, स्व को मैंने जो प्रत्यक्ष का विषय उसको विषय करने वाली स्वगोचर, ठीक। सो माने जो पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय है रजत आदि उसको विषय करने वाली, ठीक है ना, स्वगोचर वृत्ति ताज अविद्याकार वृत्ति ताज वृत्ति उपहित चैतन्य भिन्न, माने चैतन्य प्रमात्र चैतन्य भिन्न, भिन्न पहले अतिरिक्त का प्रयोग किया, अब यह भिन्न का प्रयोग है, तो प्रमात्र चैतन्य भिन्न कहिए आता, प्रमात्र चैतन्य अतिरिक्त कहिए, दोनों एक ही है। तो प्रमात्र चैतन्य अतिरिक्त प्रमात्र चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व अभाव, तो जो सत्ताकत्व अभाव है उस सत्ताकत्व अभाव में ही विषय अपरोक्षतया, विषयगत अपरोक्षता उसमें ही है ना। जहाँ पर प्रमात्र स्वगोचर वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व अभाव है, वहीं पर क्या होती है, अपरोक्ष, माने विषयगत अपरोक्षता होती है, ठीक है। माने विषय अपरोक्ष रूप है, रूप अच्छा इसमें गलत हो गया थोड़ा, विषय अपरोक्षता है, ठीक है ना। अभावस्य, अभाव में ही विषय अपरोक्ष रूपता, विषय अपरोक्ष माने विषयगत प्रत्यक्षता, अपरोक्षता क्या प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्षता रहती है, क्या रहती है, रूप प्रत्यय, रूप जो प्रत्यय स्वार्थ में समझना, अपरोक्षता ऐसा भी बोल सकते हैं, पर अपरोक्ष रूप उस स्वार्थ में अपरोक्ष को ही बता रहा है, ठीक। तो बात समझे, स्वगोचर उपहित चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वाभाव जहाँ पर है, जिसमें है, उसी में क्या रहती है, विषयगत प्रत्यक्षत्व, उसी में विषयगत प्रत्यक्षत्व रहता है, माने प्रत्यक्ष विषयत्व उसी में रहता है, उसी का विषय अपरोक्ष रूपता, उसी में क्या है, विषय अपरोक्ष रूपता रहती है। तो इसलिए अपरोक्ष विषयता उसी में रहती है, इसीलिए अपरोक्ष रूप विषयता उसमें ही रहने से रजतस्य अपरोक्षत्व सिद्ध है, रजत में प्रत्यक्षत्व सिद्ध करने के, प्रत्यक्ष विषयत्व सिद्ध करने के लिए समझना, रजत में प्रत्यक्ष विषयत्व की सिद्धि करने के लिए, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष विषयत्व की सिद्धि करने के लिए तदाभिगमन, तदाभिगमनात् माने स्वाकार वृत्ति, सॉरी अविद्याकार वृत्ति, ज्ञानाकार अविद्या वृत्ति का अभिगमन क्या है। यदि ज्ञानाकार जो अविद्या की वृत्ति वहाँ नहीं मानेंगे तो इदम जो रजत सामने प्रतीत हो रहा है उसमें अपरोक्ष विषय तो जाएगा, वृत्ति नहीं मानेंगे, तो स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव, तो इदम रजत में रहेगा, क्योंकि स्वाकार वृत्ति है नहीं, ठीक है, नहीं रहेगा, तो उसमें, और वही क्या है, प्रत्यक्ष विषयता है उसी में प्रत्येक जहाँ पर अभाव है वहाँ पर क्या है, प्रमात्र चैतन्य सत्ता अभाव है, वहाँ पर क्या है, विषयगत प्रत्यक्षता है, माने प्रत्यक्ष विषयता है, वो वही प्रत्यक्षता विषय होने से, ठीक है ना। अब उसको नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विषय तो उसको नहीं रहेगा, इसलिए उसको माना है, ठीक है ना। तो विषय अपरोक्ष रूपतया रजतस्य अपरोक्षत्व, रजत में अपरोक्षत्व की सिद्धि करने के लिए तदाभिगमात् कौन सी वृत्ति, इदमाकार वृत्ति, अविद्या वृत्ति, पूरा बोलना है,
इदमाकार अविद्या बुद्धि अभिगम, अभिगम है, अभिगम है, ठीक है। जी। तदाभिगम, इसलिए उसका अभिगम किया, अभिगमन मैंने स्वीकार उसका किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने, अब इसके आगे का विचार है हम लोग उसको कल करेंगे, ठीक है। पूर्णमदः